नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बात करने जा रही हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले वोटर लिस्ट रिवीजन चल रहा है और इसके तहत चुनाव आयोग ने जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं उसमें यह बताया गया है कि जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें लगभग 52 लाख वोटर्स का नाम कटना ऑलमोस्ट तय है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि 52 लाख वोटर्स का नाम कटने के मायने क्या हैं और इसे तमाम विपक्षी दल के नेता कैसे भुना रहे हैं, कैसे प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इससे सत्ता पक्ष को फायदा होने की उम्मीद है। मेरे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, स्वागत है आपका और आप ही से जवाब लूंगी क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, या ये जो 52 लाख वोटर्स के नाम कटने की बात सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स चलाइए, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे कि आंकड़े क्या हैं। बताया गया है कि 18.66 लाख मतदाता मृत पाए गए हैं, लेकिन उनके नाम अभी भी सूची में है, तो निश्चित तौर पर उनको इस लिस्ट से अलग करना जरूरी है। 26.01 लाख मतदाता स्थायी रूप से बिहार से बाहर या अन्य विधानसभा क्षेत्रों में ट्रांसफर हो चुके हैं। 7.5 लाख के आसपास मतदाताओं के नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज है, यानी डुप्लीकेट उनके आइडेंटिटी कार्ड बने हुए हैं। 11,484 मतदाताओं का कोई पता नहीं मिला और इनमें अवैध प्रवासियों की आशंका जताई गई है। तो ये ग्राफिक्स के जरिए आपने आंकड़े समझे। अब सुमित जी, मुझे ये बताइए कि ये जो आंकड़े जारी हुए हैं या ये जो पूरा 52 लाख वोटर्स के नाम कटने की बात सामने आ रही है, जो लिस्ट 1 अगस्त को जारी होगी, अब विपक्षी दल के नेता कह रहे हैं कि मिली भगत है बीजेपी की चुनाव आयोग के साथ। तो पहले तो इस पे आपका जवाब लेना चाहूंगी कि प्रशांत किशोर ने भी कह दिया है कि सीधे सीधे तौर पर आपको फायदा होगा। आपको मतलब आम आदमी पार्टी को नहीं, आपको, बीजेपी को। देखिए नम्रता जी, रही बात प्रशांत किशोर जी की, तो उनका काम आंकड़ों से खेलना है और लोगों को दिग्भ्रमित करना है। उनकी नई नई पार्टी है, तो कहीं ना कहीं जब तक वो लोगों को दिग्भ्रमित नहीं करेंगे, भ्रमजाल नहीं फैलाएंगे, तो वो अपना वोट बैंक कैसे बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन बिहार एक ऐसी भूमि है जो राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व और काफी सशक्त है, तो लोग उनके बहकावे में नहीं आ रहे हैं। पूरे बिहार में आप पता कर लीजिए, उपचुनाव भी हुआ था और उपचुनाव के दौरान किस तरीके से उनके सभी जो कैंडिडेट्स थे वो अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए। तो कभी वो मुसलमानों को टिकट देने के नाम पर मुसलमानों को एकीकृत करने की बात करते हैं, कभी युवाओं को आगे करके उनको पुलिस से पिटवाने का काम करते हैं और उसके बाद उन्हीं युवाओं के बीच में जाकर के कहते हैं कि तुमको तो कंबल दिया था, तुम चुप हो जाओ। तो जो लोग उनसे प्रश्न करते हैं उनको प्रश्न काफी चुभते हैं, वो पत्रकारों के भी प्रश्नों से काफी चुभन उनको महसूस होती है। तो मुझे लगता है कि जब व्यक्ति जरूरत से ज्यादा बोलता है तो वो खुद ही फंसता है। तो प्रशांत किशोर जी की सारी बातें जब आप क्रोनोलॉजी में सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि वो कहाँ कहाँ फंसे हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अब मैं चुनाव आयोग पर आता हूँ। तो देखिए, इस पर आवाज कौन उठा रहा है। 9वीं फेल 8वीं फेल जो लोग हैं, खास करके गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, जिसमें अपराधियों की जमात को लेकर के लालू जी ने पार्टी बनाया था, तेजस्वी यादव की स्थिति वही है, तेज प्रताप यादव की स्थिति वही है। तो ये लोग प्रश्न खड़े करते हैं किसके ऊपर, तो चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े करते हैं। और चुनाव आयोग में कौन लोग कार्यरत होते हैं? एक सामान्य परिवार से आने वाला व्यक्ति, एक दलित परिवार से, एक ओबीसी परिवार से, एक सामान्य परिवार से, कोई भी बच्चा जो कठिन परिश्रम करके तैयारी करके और एक कर्मचारी बनता है और वो एडरोट होता है, वो निपुण होता है उन चीजों को करने में। तो चुनाव आयोग का वही काम है। जैसे एक नेता का काम नेतागिरी करना होता है या फिर समाज सेवा करना होता है, तो वैसे ही चुनाव आयोग का एक अलग काम है। वो एक संवैधानिक संस्था है, संविधान द्वारा सुरक्षित संस्था है। तो उसके ऊपर प्रश्न खड़े कर देना, चुनाव आयोग के ऊपर प्रश्न खड़े करने के साथ साथ इनके जो नेता हैं, आप इनके इनके बयान सुनिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी प्रश्न खड़े कर देते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 लाख जो लोग मर गए, जिनकी मृत्यु हो गई है, उसके नाम पर जो इनका जो बुरखा गैंग जो एक्टिवेट हुआ है, वो बुरखा गैंग जाकर के 2-2 बार 3-3 बार इनको वोट करेगा तो इनको अच्छा लगेगा। उसके अलावा जो 26 लाख लोग स्थानांतरित हुए, उन स्थानांतरित लोगों की भी बात होनी चाहिए। जो लोग स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में नाम है, तो इन चीजों को जब हम एक नए डिजिटल युग में प्रवेश कर रहे हैं, संचार क्रांति का एक नया दौर चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तो क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति 2-2 जगह जा करके, 2-2 कंस्टिट्यूएंसी में जा करके चुनाव को प्रभावित करे,
इससे ज्यादा मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण तो और कुछ नहीं हो सकता। और वैसे लोगों के अधिकारों को संरक्षित करने का प्रयास कौन कर रहा है? राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग। इनको समस्या किससे है? आम जनता से समस्या है। और किसके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं? तो बुर्खा गैंग को संरक्षित करने के लिए काम कर रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमानों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। हमारी सीमाएं जो है वो बंगाल से जुड़ी हुई है, हमारी सीमाएं नेपाल से जुड़ी, हमारी सीमाएं झारखंड से जुड़ी हुई। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि किस तरीके से बड़ी गड़बड़ी फैलाने का प्रयास बिहार में कुछ एक लोगों के द्वारा और आसपास के राज्यों में ठीक जो है। पड़ोसी राज्य हैं उनके द्वारा भी किया जा रहा है। तो हमारी एक आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है। और कहीं ना कहीं मेरा स्पष्ट रूप से मानना है, जो भारत का नागरिक नहीं है, या फिर अगर कोई व्यक्ति नागरिक भी है तो उसको दो जगह वोट करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। वोटिंग राइट्स एक ही जगह का होना चाहिए। ठीक है। तो इस दिशा में अगर चुनाव आयोग काम कर रहा है तो गलत क्या है? नहीं, गलत नहीं है और फर्जी वोट नहीं पड़ने चाहिए, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसा ये आंकड़ा जारी किया गया है कि 52 लाख वोटर्स, और इसमें भी कैसे डिवीजन, मैंने भी अभी ग्राफिक्स के जरिए बताया, आपने भी समझाया। सवाल तो ये भी है कि एक जी। आदमी दो दो जगह का जो आइडेंटिटी कार्ड है वो कैसे बनवा गया जब 20 साल से नीतीश कुमार ही सत्ता में है, ये भी सवाल है। भाई सरकार को भी तो पता होना चाहिए। मैं मानती हूं घुसपैठ की जो समस्या है वो बिहार तक सीमित नहीं है, पूरे देश में है, और चूंकि बॉर्डर टू बॉर्डर मिले हुए हैं तो इसे एकदम इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन 20 साल तो बहुत होते हैं ना एक मुख्यमंत्री के लिए काम करने के लिए। क्या ऐसी जरूरत देखिए पड़ गई कि वो निश्चित यहां पर आते हैं, बस जाते हैं, और फिर फायदा दूसरी पार्टियों को हो रहा है, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं? देखिए निश्चित रूप से नम्रता जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी पूर्वक कहना चाहूंगा कि वर्तमान में अगर चुनाव आयोग इन चीजों पे कार्य कर रहा है, और पिछली आपने देखा होगा 2013 में भी इस प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा कड़े कदम उठाए गए थे। लेकिन अब वर्तमान में 2011 की जनसंख्या गणना जो हुई थी उसके बाद अभी तक जनगणना जो नहीं हुई है, उस पर भी हम लोगों को कहीं ना कहीं देखने की आवश्यकता है। और अगर कहीं पर भी किसी भी, खास करके बिहार एक ऐसा राज्य जो गड्ढों में पड़ा हुआ राज्य था, उसको बाहर निकालने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ। ये वो राज्य है जहां का मुख्यमंत्री खुद सोफा उठवाता था। ये वो राज्य है जहां का मुख्यमंत्री जो है वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता था। ये वो राज्य है जहां का मुख्यमंत्री खुद अलकतरा चोरी में लगा हुआ रहता था, चारा चोरी में लगा हुआ रहता था। उसके बाद एक विकास पुरुष का आगमन होता है जिस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार है। और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार के नेतृत्व में बिहार को बीमारू राज्य से बाहर निकालने का काम डबल इंजन की सरकार ने किया। आज मिथिलांचल का क्षेत्र देख लीजिए, कला संस्कृति वहां संवर्धित होती है जहां कहीं ना कहीं दैनिक दिनचर्या में जो मूलभूत चीजें हैं वो पूरी होती हैं, उन चीजों को पूर्ति की जाती है। आज महिला उद्यमी योजना के माध्यम से माताएं बहनें जो है उद्यमशील बन ठीक है। रही हैं। आज ठीक है। योजनाएं निश्चित रूप योजनाएं से बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, मुझे लगता है कि हम मुद्दे से थोड़ा सा भटक गए हैं, और मुझे पता है आप प्रवक्ता हैं तो आप योजनाएं बताएंगे। लेकिन फिर मैं उस विषय पे नहीं जाना चाहती कि कैसे एक पूरा आंकड़ा आया है कि कुछ एक दिन में, यानी अगर मैं पूरे एक महीने का जिक्र करूं तो कितनी हत्याएं, कितनी रंगदारी और कितने इस तरीके की घटनाएं सामने आई है। दोनों ही पक्षों पर नहीं जाएंगे। मेरा सवाल बस इतना ही है कि 52 लाख वोटर्स के नाम जब कटेंगे और ये जो रिवीजन हो रहा है इसकी टाइमिंग पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? नम्रता जी, ये नया नहीं है। चुनाव आयोग हमेशा से, आप पिछली भी कार्यकाल को देख लीजिए, और चुनाव आयोग ने हमेशा से तभी इन चीजों को पर एक्शन लिया, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो। पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में भी अगर आप बात कर लीजिए तो चुनाव आयोग ने चुनाव से ठीक पहले इन चीजों को कहीं ना कहीं देखने का प्रयास किया है। ये उनकी अपनी कार्यशैली होती है। कोई चुनाव आयोग किसी पार्टी के अंतर्गत कार्य नहीं करता है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो संविधान से संरक्षित है। तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर प्रश्न खड़े करना, उसके ऊपर आरोप लगाना, ये मुझे लगता है कि ये गलत है। आप देखिए नहीं, नम्रता जी, अभी सुमित बिहार जी, में सुमित सदन जी, चल रहा है। ये सवाल कोई नहीं खड़े कर रहा, मतलब मैं तो कर ही नहीं रही हूं, विपक्षी दल तो करेंगे इसलिए भी ना क्योंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, क्या उस वक्त ये रिव्यू नहीं होना चाहिए था, ये सवाल पूछा जा रहा है। नम्रता उस जी, वक्त तो जो मौजूदा नम्रता सूची थी जी, उसी के आधार पर चुनाव हो गया था। नम्रता जी, मैं आपको बिहार के परिप्रेक्ष्य में बताता हूँ। अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है और ये आखिरी सत्र है। इस आखिरी सत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं का आवंटन होना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और एनडीए परिवार इस पर काम कर रहा है। अब सदन में जब हम चर्चा के लिए तैयार हैं, सदन में जब हम इन विषयों पे बातचीत करने के लिए तैयार हैं, तो
चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के युवराज की बात करें, ये लोग सदन में चर्चा नहीं करना चाहते, ये हंगामा करना चाहते हैं और हंगामा करके योजनाओं को कहीं ना कहीं क्रियान्वित नहीं होने देना चाहते हैं और योजनाओं पर से लोग भटक जाएं और इस मुद्दे पर आ जाएं जो कि चुनाव आयोग का मुद्दा है, उसको कहीं ना कहीं घसीट करके लोगों के बीच में भ्रमजाल फैलाना चाहते हैं। ये किसके अधिकारों की बात कर रहे हैं? मैं आंकड़ा तो आपके पास भी, आंकड़ा मेरे पास भी है। 91% लोगों के फॉर्म जो है वो जमा हो चुके हैं, 6% लोगों के ऑनलाइन फॉर्म जमा हो चुके हैं। यानी आप आपने पूरा टोटल करके देख लीजिए, इसके बाद अभी काफी समय बचा हुआ है और 52 लाख लोगों की बात हो रही है। तो जो लोग मृत हो गए हैं, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है, या फिर जो लोग कहीं दूसरी जगह चले गए हैं, या फिर जिन लोगों की दो दो जगह अगर आइडेंटिटी कार्ड बना हुआ है, तो अगर वैसे लोगों को चिन्हित करके अगर हटाया जा रहा है तो उसमें गलत क्या है? और हम तो ये कहते हैं, हम तो चैलेंज करते हैं आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी यादव को कि 10-20 ऐसे लोगों को लेकर के आए और उनका एक वीडियो बना करके वो डाले कि जिनको जिनको निर्वाचन आयोग ने या फिर जो हमारी सरकार ने कहीं ना कहीं वैसे लोगों को वोटिंग राइट से अलग किया। ऐसा ऐसे 10 लोग भी तो ला सकते हैं ना तेजस्वी यादव, तो वो भी नहीं है उनके पास, तो फिर आरोप कैसे लगा रहे हैं? ठीक है, एक आखिरी सवाल। बहुत वक्त से अटकलें चल रही हैं कि अगर एनडीए की सरकार बिहार में बनती है तो नीतीश कुमार को इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। हालांकि ये बहुत आगे की बात है और पता नहीं मुझे ये सवाल आपसे यहां इस वक्त करना चाहिए या नहीं, लेकिन आपका अनुभव क्या कहता है, आपकी सोर्सेज क्या कहती हैं, अगर आप रिवील करना चाहें। और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि कोई भी चीज ऐसे हवा हवाई नहीं होती। अगर जेडीयू के नेता बार बार पोस्टर्स लगा रहे हैं कि 25 से 30 अब की बार नीतीश, अगर नीतीश के बेटे को आगे आकर कहना पड़ रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश ही होंगे या उनके पिताजी होंगे, तो यानी कहीं ना कहीं से खबर निकल कर आई है कि हटाया जाएगा और बीजेपी अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। देखिए नम्रता जी, ये बातें कहीं ना कहीं से नहीं निकली हैं, ये गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल अफवाह गिरोह से निकली हैं। और अफवाह गिरोह का युवराज कौन है? तो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिनको विरासत में मिला है क्या? तो लालू जी चोरी करते थे, अलकतरा चोरी करते थे, चारा चोरी करते थे और इन चीजों के लिए आरोपी हैं। बेटा क्या करता है? क्रेडिट चोरी कर लेता है, अफवाह गैंग को एक्टिवेट करता है, दूसरे के किए गए कार्यों को चोरी कर लेता है और कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति पैदा करता है। तो जो लोग थोड़ा मानसिक रूप से थोड़े कमजोर होते हैं और कुटिल होते हैं अपने पिता की तरह, तो वो कहीं ना कहीं समाज में इस प्रकार की बातें करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी के साथ हमारा नैसर्गिक गठबंधन है और ये आज का गठबंधन नहीं है। और लगातार हमने लोगों के लिए काम किया है, हजारों योजनाएं मैं यहाँ गिना सकता हूँ। और लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की थी, तो अभी रिसेंटली पटना में जो घटना हुई है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, उसके बाद पुलिस ने, एसटीएफ ने वैसे लोगों का एनकाउंटर भी करने का काम किया है, अपराधियों को गोली भी लगी है। तो अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे माननीय नेता आदरणीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि अपराधियों का या तो गया में पिंडदान होगा, नहीं तो अपराधी नेपाल पहुंचे। चलिए ठीक है, तो जो नई लिस्ट जारी होगी उसमें 52 लाख वोटर्स के नाम कैसे कैसे कटेंगे, कौन होंगे ये वोटर्स, क्या आंकड़ा निकलकर सामने आया है, ये मैंने आपको समझाया। और डिटेल में बात करने के लिए बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित जी, ये जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और बाकी अपडेट्स के लिए आप भी हमारे साथ बने रहिए और इस चर्चा को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार। बीजेपी और एनडीए के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से समाज के उन लोगों का जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो व्यवस्था से नाखुश हैं और सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, उनका नाम इलेक्शन कमीशन अपने रोल से हटाने के लिए ये प्रयास किया है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सत्तारूढ़ दल बीजेपी और एनडीए के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से समाज के उन लोगों का जो सत्तारूढ़ दल के विरोध में हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब लोग हैं, जो व्यवस्था से नाखुश हैं और सरकार के खिलाफ वोट देना चाहते हैं, उनका नाम इलेक्शन कमीशन अपने रोल से हटाने के लिए ये प्रयास किया है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ बहुत मजबूत है, जनता जागरूक है, हर व्यक्ति को अपने अधिकार के लिए खड़ा होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार क्षेत्र नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे।
इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग बिल्कुल क्लियर है। इलेक्शन कमीशन का ये अधिकार नहीं है कि वो किसी की नागरिकता तय करे। तो अगर इलेक्शन कमीशन आपका नाम काट रहा है तो आप उसके लिए खड़ा होइए। अगर आप अपने मदद के लिए किसी से सहयोग लेना चाहते हैं तो आप किसी राजनीतिक दल से, जनसुराज से या जिस दल से भी आपका सरोकार हो उससे सरोकार लीजिए और अपना नाम जुड़वाइए। हर हालत में अपना मत का प्रयोग आपको करना ही होगा। लेकिन सरकार चाहे जितना जुगत लगा ले, नवंबर में नीतीश कुमार को, नवंबर में एनडीए की सरकार को जाने से कोई रोक नहीं सकता है। भाई देखिए, ऐसा है, कौन बनेगा नहीं बनेगा इस पर कोई स्पेकुलेशन करने का मतलब नहीं है। उपराष्ट्रपति देश का सेकंड सबसे बड़ा संवैधानिक पद है। उस पद पर धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया है। अब आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जिसकी नियुक्ति होती है हो जाए, उसके बाद ही किसी तरह की टीका टिप्पणी करना उचित होगा। भाजपा के विधायक कह रहे हैं इस बात को। तो विधायक को क्या मालूम है? विधायक आप बताइए कि जो क्लर्क है वो कलेक्टर का अपॉइंटमेंट कर सकता है, विधायक उपराष्ट्रपति का अपॉइंटमेंट करेगा। उपराष्ट्रपति जो है वो देश के पार्लियामेंट का अधिकार है। देश के जो दोनों पार्लियामेंट में चुने हुए लोग हैं, लोकसभा और राज्यसभा में, वो मिलकर तय करते हैं कि उपराष्ट्रपति देश का कौन होगा। भाई चर्चा तो कुछ भी हो सकती है। चर्चा के आधार पर इतने बड़े पद के बारे में मैं कुछ भी बोलना उचित नहीं समझता हूँ। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी घटनाएं बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज़्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देके डॉक्टरी की डिग्री दी गई है। ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते हैं? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएंगे जनसुराज? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तो अभी थोड़े ही दिन में, अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए, अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ा कर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर, यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का, अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। राशि बढ़ोतरी और इसके साथ ही साथ अगले बार बिजली बिल में सब्सिडी या माफी, ये दोनों को जदयू और भाजपा मास्टर स्ट्रोक किया। अरे भैया, सब मास्टर स्ट्रोक है, ठीक है ना? आप 20 साल से यहाँ सरकार चला रहे हैं, सब मास्टर स्ट्रोक के बाद अभी जनता, आप तो कैमरा लेकर यहाँ थे सभा में, जनता ने क्या कहा? किसी ने, एक आदमी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को वोट देंगे, सब ने कहा नीतीश कुमार को हटाएंगे। हम तो भाषण नहीं दिए, हमने उनसे पूछा भाई नीतीश को रखना है कि हटाना है? एक आदमी ने कहा है हटाना है। ये भी पूछ लिया भाई मोदी कहने पर मानोगे? कहा मोदी के कहने पर भी नहीं देंगे, मोदी भी वोट लेते हैं यहाँ और फैक्ट्री लगाते हैं गुजरात में। फिर हमने लोगों से पूछा आपके सामने कि भाई अगर नीतीश और मोदी नहीं रहेंगे तो क्या लालू का ललटेन चाहिए, उसका जंगल राज चाहिए? तो लोगों ने क्या कहा? भैया वो तो बिल्कुल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो जनता ने फैसला सुना दिया है। परसा की जनता ने सुनाया, वैसे बिहार के हर विधानसभा, हर क्षेत्र में लोग सुना रहे हैं। अब आप पत्रकार, आप नहीं देखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। बीजेपी और एनडीए के लोग इलेक्शन कमीशन की मदद से समाज